और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास में नहीं आना है, ये जस्ट बैकअप के लिए हम लोग दे रहे हैं आपको। सो फर्स्ट स्टेप, आपने डाउनलोड करना है VS कोड अपने कंप्यूटर में, और इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको लिंक मिलेगा, विंडोज़, लिनक्स एंड जो मैक यूज़र है, ठीक है। तो आपने विंडो अगर यूज़र हैं तो आप अपना विंडो 10 या 11 जैसा भी आप यूज़ करते हैं अपना डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा इसका सेटअप होता है। नेक्स्ट करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है आपने, डिफ़ॉल्ट स्टेट को ही फॉलो कीजिएगा, और ये कुछ इस तरह से आपके सामने VS कोड दिखाई देगा। सो एकदम एक ब्रांड न्यू अपना ओपन कर लेते हैं, जैसा कि आपको मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि आप अपना एक यहाँ से फ़ोल्डर ओपन करेंगे, और आपको ये लोकेशन बताना है कि आप अपना जितना भी वर्क है कहाँ स्टोर करने वाले हैं। तो जैसे मेरा जो PC है उसमें डेस्कटॉप पर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं MWF के डेज़ में, और आपका जो बैच टाइम है वो है 9 to 10:30। तो इसको मैं लिख दूंगा ओवर, ये ओवर हो चुका है हमारा बैच, और एक नया 9 to 10:30 का बैच बनाएंगे। और इस फोल्डर को आपने करना है सेलेक्ट। तो ऐसे आप लोग अपना प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाइए, जो मर्ज़ी कीजिए। उसके अंदर आपने नेक्स्ट राइट क्लिक करना है, एक और न्यू फोल्डर बना लेना है, जैसे कि टुडे इज़ 14 अक्टूबर। तो हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेट अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसमें अपना वर्क स्टोर करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। अब आप जितनी बार भी VS कोड ओपन करेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी लोकेशन से स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आपको जो भी यहाँ पर फाइल बनाना होगा, तो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं न्यू फाइल, तो आप यहाँ से भी न्यू फाइल बना सकते हैं, या फिर आप इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं, लाइक फर्स्ट extension.html आप यहाँ लिख दीजिएगा, तो आपका HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लिंक आपके पास सभी के पहुँच गया डाउनलोड करने के लिए, इसको आप फॉलो कीजिएगा। और कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं वो हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं स्टेप्स। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट, स्कूल वगैरह में कितने लोगों ने HTML पढ़ा हुआ है, पहले ये बताओ। तो है मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। किस लेवल तक पढ़ा है, ज़रा ये बताएं, क्या क्या पता है, कितना याद है उसमें से, एक एक करके बताओ। अच्छा, ये मतलब पेज का स्ट्रक्चर हो गया अपना। अच्छा, और बाकी दूसरा कोई अपना बताइए, अपना एक्सपीरियंस क्या क्या सीखा था। 4-5 लोगों ने हैंड रेज किया था ना। अच्छा, मतलब क्या सी वगैरह भी सिखाया था क्या आपको। अच्छा, 6 क्लास में। चल, सो अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से फोकस करोगे तो प्रो तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ ये है कि आप एक वेबसाइट का लेआउट किस तरह से बनता है, जैसे आपको ग्राफिक्स सिखाया होगा तो पेज भी लेआउट आपको बनाने सिखाए होंगे वहाँ पर सर ने, है ना। सुमिंदर सर ने कराया, किसने कराया आपको, सुमिंदर सर। तो फिर आपको लेआउट वगैरह बनाना, जो आपने फोटोशॉप में बनाया उसको आप कोड करके यहाँ पर बना पाओगे, ठीक है। तो फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि व्हाट इज़ HTML, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत फटाफट से आप समझ जाएंगे। तो देखो, अगर आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो तो VS कोड, और अगर आप जस्ट अपना पहले बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो तो नोटपैड सबसे बढ़िया प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और बढ़िया चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक ऐसा कंप्यूटर मिल जाता है फॉर्मेटेड, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस विंडो आपको डाल के दे दिया, तो नोटपैड आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, और आप अपना प्रोग्रामिंग उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होता है अपना नोटपैड में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको फाइल को जब सेव करना है, तो जो भी लोकेशन आपने डिसाइड किया है अपने वर्क को स्टोर करने के लिए, वहाँ पर आइए, डेस्कटॉप, MWF, और यहाँ पर हमारा बैच टाइम है 9 to 10:30। करंट डेट में हम लोग यहाँ पर एक अपनी फाइल बना लेंगे, लाइक demo_extension.html। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से, और ये पेज देखिए आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्रिएट हो चुका है।
लोकेट करेंगे डेस्कटॉप MWF 9-1030। तो ये हमने 2 पेजेस बनाए थे। फर्स्ट हमने बनाया था VS कोड से, सेकंड पेज हम लोगों ने बनाया नोटपैड की हेल्प से। तो नोटपैड जब हम लोग वेब डिज़ाइनिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है। कोई भी बड़े से बड़ा कोड आप यहाँ लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। VS कोड में क्या होता है कि जब आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर ले तो VS कोड उन लोगों के लिए बना है जिनको कोड पहले से क्लियर है। वो फटाफट बस टाइप करते हैं, हिंट आते आते हैं अपना चूज़ करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 फाइलें बनाई है, तो आप देखें क्रोम की हमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स के आइकन यहाँ पर रिवील हो रहे हैं ना। तो ये क्रोम ही क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट करके एक सेटिंग मिलती है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको आना है। तो यहाँ पर जितने भी आपके वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल होंगे वो आपको क्लिक पर सब अवेलेबल होंगे यहाँ पर। अब आप देखें कि आप किस में कंफर्टेबल है, ब्रेव, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो अब आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर एज चलता है। तो इस तरह से आप अपने ब्राउज़र कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जैसे एक विंडो यूज़र अपने कंप्यूटर में इसके अलावा 2 ब्राउज़र और डाल सकता है, वन इज़ ओपेरा एंड एक और आपको मिल जाता है सफारी, ठीक है। सो जनरली हमें अपनी वेबसाइट जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो टेस्टिंग इन सभी ब्राउज़र्स के ऊपर करना होता है। बट आज की डेट में हर कोई ज़्यादातर जो है वो क्रोम के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि पूरा वर्क स्पेस हमें मिलता है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम को ही अप्रोच करते हैं। बट अभी लेटेस्ट आपको बेनिफिट क्या मिला है, जिस एरा में आप लोग सीख रहे हो, तो आज की डेट में क्रॉस ब्राउज़र आपका काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। 2012 तक की अगर बात की जाए तो पहले क्या होता था, 5 ब्राउज़र के लिए अलग अलग काम करना होता था। लेकिन आप लोग 2024 में सीख रहे हो तो आपको एक ब्राउज़र पे काम करो, सभी पर ऑटोमेटिकली सही आउटपुट मिलेगा, कोई ऐसा आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी सेफ़र साइड के लिए जो भी आप बनाएं 5 पर चेक ज़रूर कीजिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है पार्ट जो काम ना कर रहा हो। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं वो सफारी के साथ आते हैं जो एप्पल यूज़र हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं कि जो एप्पल के अगर सफारी में चलाएंगे तो काम करेगा, लेकिन अगर विंडो में अगर सफारी इंस्टॉल करके चलाएंगे तो काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ इस तरह के सिमुलेटर्स आते हैं जो मेरे पास अवेलेबल है कि मुझे जिस भी डिवाइस में चेक करना हो। अब मैं सारे डिवाइस तो ख़रीद नहीं सकता, अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे सभी डिवाइस पर चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखो कि टैबलेट्स हो गए या एप्पल की जो वॉचेज़ आती हैं या जो मैकबुक्स होते हैं या फिर जो एंड्रॉयड डिवाइस है, आईफोन डिवाइस है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल, हम किसी में भी टेस्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल सिमुलेटर, और ये आपका एक क्रोम एक्सटेंशन होता है, इसको भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, मोबाइल सिमुलेटर क्रोम एक्सटेंशन। इसको कॉपी करेंगे और ये लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सो ग्रुप को इन्फॉर्मेटिव रखिएगा, कोई आलतू फालतू चीज़ें इसमें शेयर नहीं करना है, कुछ ज़्यादातर चीज़ें मेरे एंड से इसमें शेयर होंगी, ठीक है। या अगर मैं किसी दिन लीव पर होता हूँ, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बट अगर होता है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और कोई नहीं आ रहा है किसी दिन तो प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, ये नहीं कि अपना मन किया छुट्टी कर लिया और आपने ऑफ ले लिया। मन मर्जी वाला काम यहाँ मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। बता के कीजिए, ब्रेक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, एक HTML पेज बनाने के लिए आपको क्या क्या टाइप करना होगा यहाँ पर, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फॉन्ट साइज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन कहाँ से आएगा, फॉर्मेट के अंदर हम लोग देखेंगे फॉन्ट, और यहाँ से जाके हम लोग फॉन्ट साइज़ को अपना इंक्रीज़ कर लेंगे, लाइक 40 का रख देते हैं, लास्ट रो तक दिखाई देगा क्लियर। लास्ट रो तक क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पर डिफाइन करना है वो होता है क्या, डॉक टाइप। डॉक टाइप जो हमारा ये टैग है, इसका बेनिफिट होता है कि ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी हमने यहाँ पर कोड किया है वो किस वर्जन में है। सो HTML के बहुत सारे वर्जन्स रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया है ये होता है आपका HTML5 के लिए, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ कोड लिखेंगे वो ब्राउज़र को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देगा कि ये पेज का जो कोड रेंडर होगा वो HTML5 में रेंडर करना है, ठीक है। और ये अपना लेटेस्ट है HTML5।
नेक्स्ट आपको यहाँ डिफाइन करना है अपनी लैंग्वेज का नेम HTML। देन आप डिफाइन करेंगे हेड। हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं टाइटल लाइक फर्स्ट क्लास और टाइटल क्लोज। हेड को क्लोज कीजिएगा, ओपन करेंगे बॉडी, बॉडी क्लोज और HTML। ठीक है। सो किसी भी पेज को बनाने के लिए आपको बेसिक इतना हर बार टाइप करना होगा। ठीक है। अब हमारा HTML लैंग्वेज दो मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज़ बॉडी और फर्स्ट इज़ हेड। हेड पार्ट क्या काम करता है, हमारे पेज का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे आप लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में फाइल बनाते हैं, एक नेमिंग करके आते हैं आप, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नेमिंग प्लान नहीं करते तो अनटाइटल्ड 1 या 2 इस तरह से आपका नेम ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट का जनरेट होता है। अनटाइटल्ड क्यों आता है, क्योंकि आपने कोई टाइटल प्लान नहीं किया। अगर आप लिख देंगे तो वो अनटाइटल्ड से रिप्लेस हो जाता है। सो इसी तरह से जब भी हम लोग अपना कोई पेज बनाते हैं तो हमारा जो ये टाइटल होगा ये कहाँ डिस्प्ले होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा आ रहा है शीट का नेम, तो ये टाइटल बार पर डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखा रहा है, न्यू टैब, हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, फर्स्ट क्लास। अगर हम लोग इस फाइल को Ctrl+S करते हैं और इस फाइल को डेमो फाइल हमने आई थिंक बनाया, यस, इसको ब्राउज़र में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। वैसे डिफ़ॉल्ट डबल क्लिक करने पर बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पर खुलेगी। तो क्या लिखा था टाइटल, फर्स्ट क्लास डिस्प्ले हो रहा है में। अब मान लीजिए कि आपने कुछ चेंजेस करना है, हम यहाँ पर इसको अभी लिख देते हैं सेकंड क्लास। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं और अपनी प्रोग्रेस को सेव नहीं करते तो आपको एक एक्सट्रैक्ट का सिंबल आता है, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है स्टार, ये आपका हर सॉफ्टवेयर में आता है। यानी कि बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट में जो प्रोग्रेस हुई है वो सेव नहीं है, सिक्योर नहीं है, उसको आप सेव कर लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए Ctrl+S प्रेस करेंगे, स्टार रिमूव हो गया। अब आपने ब्राउज़र में आके अपने पेज को रिलोड करना है। रिलोड के लिए आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर F5 या फिर Ctrl+R से भी रिलोड कर सकते हैं। तो टाइटल पे क्या डिस्प्ले हो रहा है ना। अब बिगिनर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे क्लास में जिन्होंने HTML ऑलरेडी चलाया हुआ है। मान लीजिए आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब जैसे फोटोशॉप में आप काम करते हो तो नेटिव फाइल क्या होती है, PSD, और आप अगर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो तो बनती है JPG, GIF या PNG, जो भी हम लोग बनाते हैं ना। नोटपैड में या HTML की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, सोर्स और रॉ दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं होती हैं। तो यानी कि आपको अगर इस फाइल में दोबारा काम करना है तो आप नोटपैड ओपन करके इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नोटपैड के अंदर, यहाँ से पकड़िए इधर रख दीजिए, फिर से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो राइट क्लिक, ओपन विद, और यहाँ से आपको नोटपैड मिल जाएगा इस तरह से, फिर से आपका काम स्टार्ट हो गया। तो यानी कि यही आउटपुट है, यही सोर्स है, इसमें चेंजेस करेंगे आउटपुट में डायरेक्टली आपकी अब चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और प्रीवियस बैच की कुछ फाइल्स पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML इंट्रोडक्शन से। तो पेज बनाना में आ चुका है, अब ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML की हेल्प से हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। सो HTML क्या है? HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो जैसे आप कहीं अगर इंटरव्यू में जाते हैं, आगे आपका प्लान बनता है कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग में करियर अपना परस्यू करना है, तो आप यहाँ से ये कुछ बुलेट पॉइंट्स देख सकते हैं जिसके बेसिस पर आप 2 से 3 पॉइंट्स में सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HTML क्या है एक्चुअल में। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. Elements क्या होते हैं? ये जितने भी हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर टैग्स। ये सब प्री डिफाइन है, यूज़र डिफाइन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यूज़र डिफाइन क्या हो सकता है? जैसे टाइटल मुझे लिखना है तो टाइटल इज़ माई चॉइस, ठीक है, बट टाइटल के अंदर ही आपको टाइटल को कंटेन करना है, तभी वो आपको एड्रेस बार में यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले होगा टाइटल के साथ। नेक्स्ट
HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अगर हमने टाइटल टैग में टाइटल लिखा है तो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। अगर आपने कोई कलर डिफाइन किया तो कलर आपको बॉडी में डिस्प्ले होगा। इसको भी हम लोग समझेंगे। HTML elements label pieces of content such as this is a header or this is a paragraph etc. तो ये हम लोग आगे जब कुछ टैग्स डिफाइन करेंगे तब आप इसको देख पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने हेड को तो समझा, हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल। इनिशियल लेवल पर सिर्फ टाइटल की हम लोग बात करेंगे। हेड के अंदर सो मैनी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अब क्लास के बाहर वेट करें तो मैं DM पढ़ा रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग का भी ज़्यादातर काम जो होता है वो हेड के अंदर ही होता है। जैसे कि टाइटल जब भी हम लोग कोई डिफ़ाइन करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि टाइटल की लेंथ कितनी होगी। लेंथ से हमारा मतलब है कि करेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है, जो स्पेस बार होता है हमारा, तो ये स्पेस भी आपका काउंट होता है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो 65 से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। अगर 65 से ज़्यादा होगा तो आपका टाइटल ब्राउज़र में यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं फ्लिपकार्ट। अब आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल, मोबाइल के आगे में कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन पॉइंटर लेके जाते हैं फिर हमें दिखाई देता है क्या लिखा हुआ है, फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रॉसरी। लेकिन इसके बाद अब आप देखेंगे ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि इन्होंने जो टाइटल की लेंथ है, जो स्टैंडर्ड है, उसको ब्रीच कर दिया है। ठीक है, ये ट्रिपल डॉट कभी नहीं आना चाहिए टाइटल में, क्योंकि ये तो क्या हो गए आज की डेट में इतने फेमस बन चुके हैं। जैसे कि किसी को बोला जाए ना कि नेट पे जाके सर्च कर लेना, तो उसको पता है गूगल। आपको बोला जाए आज के में ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट खरीद लो तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट। इनकी पॉपुलैरिटी उस लेवल की है, तो इनको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम किसको है कि जो बिल्कुल एक नया पर्सन अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च कर रहा है, तो यानी कि आपने SEO का फर्स्ट रूल ही ब्रेक कर दिया, तो यानी कि आपकी वेबसाइट रैंक होने से तो रही, भूल जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, या जैसे अगर हम लोग अमेजोन में आते हैं, अमेज़ॉन पर आप जाओगे तो अगेन आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, उसके बाद पॉइंटर रखते हैं तो वॉचेस के आगे ट्रिपल डॉट अगेन आ रहा है। तो टाइटल जब भी हम लोग किसी पेज का डिफाइन करते हैं तो हमें, जैसे अभी हमने लिखा है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये तो हो गया डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब भी आप कोई टाइटल प्लान करें तो उसके अंदर 3 चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ आपकी लोकेशन, आपकी सर्विस और आपका ब्रांड, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग अरीना का बात करें कि अगर हमें अरीना के लिए कोई पेज बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, जनरली SEO के पॉइंट से आपको ये सोचना है, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच के चलना है कि एंड यूज़र किस तरह से सर्च करता है। तो जनरली लिखता है टॉप या बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR। ठीक है, तो यानी कि ये कीवर्ड हो गया, लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड हो गया। तो आपने अगर लिख दिया बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR और अरीना एनिमेशन आगे आपने डिफाइन कर दिया, तो क्या हो गया, आपने टाइटल अपना बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर किया है और वो आपको वर्क भी करेगा। जब कोई सर्च करेगा तो आपके डिस्प्ले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो SEO में क्या होता है कि जब आप यहाँ कुछ लिखते हैं, लाइक हम एक कीवर्ड डालते हैं अरीना एनिमेशन, सिंपल, और एंटर यहाँ से करेंगे तो आप देखते हो अरीना एनिमेशन लिखने पर यही वेबसाइट सबसे टॉप में हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वगैरह लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है ना। अब मान लो जैसे आप यहाँ पे जाके लिख देते हैं हैंडबैग्स फॉर विमेन, अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ स्पॉन्सर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हैंडबैग्स के ऊपर हमारा क्या चल रहा है, एड्स चला हुआ है। अब एक विजिटर जो होता है उसको तो पता नहीं होता क्या एडवर्टाइजमेंट है क्या नहीं है, बट आप लोग कंप्यूटर फील्ड में आ चुके तब आपको इतना पता है कि टॉप में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं चीज़ें वो हमारी पेड मार्केटिंग होती है। इसके बाद जो हैंडबैग में ऑर्गेनिकली जो रैंक कर रहा है वो कौन है, मिंत्रा। इसके ऊपर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड ब्रांड, थर्ड ब्रांड। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पर आप देखेंगे लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपना अपलोड करते हैं तो उसकी लिस्टिंग होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मीशो, अमेज़ॉन, H&M, फ्लिपकार्ट, अजियो, है ना। तो ये क्या है, वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो रखे हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे टोटे हैंडबैग्स के अंदर अगेन इस तरह से, तो ये एक अगेन एक कैटेगरी हो गया अपना। फिर यहाँ पर आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, फ्लिपकार्ट इस पॉइंट पर रैंक कर रहा है हैंडबैग्स के अंदर। अब फ्लिपकार्ट टॉप में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड आपका मार्केट प्लेस है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ मिक्सर जूसर, अब सबसे ऊपर कौन है स्पॉन्सर में, अमेज़ॉन ने अपना ऐड चलाया इसलिए वो टॉप में रैंक कर रहा है। नीचे आइए, ऑर्गेनिकली सबसे ऊपर कौन है, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप बात करोगे तो सबसे ऊपर आता है फ्लिपकार्ट, उससे बेस्ट कोई नहीं है। तो ये होती है SEO की पावर।
इसके बाद आप देखोगे तो प्रिंगल्स अप्लायंसेस आपको मिलेगा, फिर आपको बर्सिल मिलेगा, फिलिप्स है यहाँ पर, अमेजोन यहाँ रैंक कर रहा है ना। तो जब भी आप सर्च करते हैं ऑनलाइन कुछ भी, तो आप ये नोटिस ज़रूर करें कि आप जो देख रहे हैं वो ऑर्गेनिकली आया है या फिर वो पेड ऐड के थ्रू आया है। तो एक विजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सलाह है कि आप स्पॉन्सर को हमेशा अवॉइड कीजिए। आपको कहाँ जाना है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ही सबसे बेस्ट आउटपुट होता है, उसके अलावा कुछ भी बेस्ट नहीं है। पैसा लगा के तो कुछ भी हो सकता है ना। मेन चीज़ है कि आप अपने कंटेंट के दम पर कितना ऊपर आते हो, वही वेबसाइट सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो हमने जब हैंडबैग लिखा, तो हैंडबैग में जो स्पेशलाइजेशन है या जो मार्केट प्लेस है वो है अपना मिंत्रा, जो कि अपैरल्स में आता है ना, फैशंस में आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट नहीं सेल करता है, क्योंकि सब्साइडरी फ्लिपकार्ट का ही है मिंत्रा जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ख़रीद लिया उसको। बट मिंत्रा आपका वहाँ पर रैंक करेगा, क्योंकि वो मिंत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा नहीं सेल नहीं करते, वो भी सेल करते हैं, बट वो कम है। आपके फैशंस में वो ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर हमने जस्ट डिस्कशन जो किया है वो इसलिए किया है कि आप इस लाइन की वैल्यू समझें, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम लोग स्कूल वगैरह में सीख रहे हो तो टाइटल कुछ भी रख लो, है ना। ये जैसे भी हम लोग सीख रहे हैं, बट डे 1 है हमारा, तो हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कुछ भी लिख सकते हैं। बट जब आप कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर इस टाइटल को बहुत ध्यान से लिखना है, और अपनी पसंद से नहीं, एंड यूज़र किस तरह से हमें सर्च करेगा। अगर आपने एंड यूज़र का ख्याल रखा तो ऑटोमेटिकली आप रैंक में आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइटल। ध्यान रखिएगा 65 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, इसको आपने ब्रीच नहीं करना है। और ये आपका हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें भी क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन पे एक नज़र अगेन डालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितने भी ये टैग्स हैं ना, देखो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। देखो अगर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं मार्कअप, क्योंकि सेकंड क्लास जो है वो किसके अंदर मार्क है? टाइटल टैग के अंदर। तो ये मार्कअप के नाम से भी आपको समझ के चलना है कि टैग की ही बात हो रही है। या फिर जो ये टैग हुआ टाइटल, ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो उसके ऊपर एक टैग होता है लगा हुआ। आप अगर शर्ट लेने जाते हो, अगर उसके ऊपर टैग ना हो तो आपको यही नहीं पता चलेगा उसका साइज़ क्या है ना। अगर मान लो आप एक ही ब्रांड के अंदर डील करते हो हमेशा, और आपको पता है कि भाई इसका मुझे M फिट आता है या L फिट आता है फॉर एग्जांपल, तो आपको ट्रायल रूम में जाने का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे? सीधे टैग देखेंगे, अच्छा L मेंशन है, आपने फटाफट से लिया, टाइम सेव किया, अपना लेके आ गए, है ना। अब मान लो टैग ना हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि भाई साइज़ क्या है, फिर आपको जाके चेक करके आना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है उसकी, या जिसकी ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है। हम सभी कपड़ों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, उसके बाद कहते हैं फेड हो गया। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि हमने कंडीशंस फॉलो नहीं किए। भाई वो लो लाइट के अंदर ड्राई करने वाला फैब्रिक है या किस तरह का है, या डे लाइट में रखना है उसको नहीं रखना है ना। तो वॉशिंग उसकी, तीसरा कि वो आयरनिंग में किस तरह के उसमें जाएगा, क्योंकि फैब्रिक अगर आपको पता होगा तभी आप उसको सही से प्रेस कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपने सभी पर अगर एक जैसा प्रेस कर रहे होगे, आयरनिंग करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा फैब्रिक आपका, है ना। तो 3 चीज़ें जो टैग रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही HTML के अंदर जो टैग्स हैं ये बताता है कि भाई ये पार्ट है हेड का, यानी कि हेड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रखना है वो हेड में जाएगा। तो हेड के अंदर पहला जो इनिशियल लेवल पर आता है वो क्या है? टाइटल। तो अगर ये टाइटल आप नहीं रखेंगे तो ये एनोनिमस पेज हो गया सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सर्च इंजन को पता ही नहीं ये पेज क्या इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करके चल रहा है। तो ध्यान रखिए, हेड के अंदर टाइटल, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है। टैग्स और मार्कअप, तो 2 तरह के टैग होते हैं, कंटेनिंग और नॉन कंटेनिंग। अब जैसे टाइटल टैग है, ये क्या है? कंटेनिंग टैग है, इसने अपने अंदर एक इन्फॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है। अब नॉन कंटेनिंग क्या होता है? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक लाइन, ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको बोलते हैं HR। तो HR हम लोग जस्ट इस तरह से लिखेंगे, फुल फॉर्म क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये क्लोज नहीं होता है, यानी कि नॉन कंटेनिंग टैग हुआ। जब आप सेकंड क्लास में आके यहाँ रीलोड करेंगे, देखो एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, और अगर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये लाइन देखिए रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यानी कि एंड यूज़र को जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो हमें कहाँ लिखना होता है? बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या है? जैसे आप लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में बनाते हैं, एक आपके सामने वाइट कैनवस आ जाता है, वही काम यहाँ पर बॉडी करता है। तो यूज़र को जो दिखाना है, जो डिस्प्ले कराना है इन्फॉर्मेशन, वो बॉडी में जाएगा।
जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होगा वो हेड में आएगा। ठीक है, तो हेड आपका मेटा डेटा स्टोर करता है, यानी कि आपके पेज की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, टाइटल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, और बॉडी जिसके साथ यूज़र इंगेज होता है। अब मान लो आपको फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदना है, तो आपको क्या लेना देना उसके ऊपर टाइटल क्या रहा है या यूआरएल में क्या उसके लिखा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अब इससे मतलब किसको होगा, ये आपका एसईओ के पॉइंट से काम करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, हम तो यहाँ पर बस ट्रैकमेंट शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, लेकिन ऊपर आप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, ट्रैकपेंट्स एंड शॉर्ट्स, बाय ट्रैकपेंट्स एंड शॉर्ट्स ऑनलाइन एट लो कॉस्ट। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके डाला हुआ है। बट एंड यूज़र को इससे कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ पर देखेगा डिज़ाइन पसंद आया, ठीक है, अपना साइज़ देखा और ऐड टू कार्ट किया, परचेज़ कर लिया हमने यहाँ से। तो अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट तो किस तरह से काम करता है, तो आपको जैसे कि हमने बताया था कि डॉक टाइप HTML, द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। HTML5 इज़ अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2008 में, लेकिन इसको ऑफिशियल कर दिया गया था 2014 में, यानी 2014 से। ये W3C का रिकमेंडेशन है कि अब से जो वेबसाइट्स बनेंगे वो HTML5 में ही होंगे। बट अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ ना माइक्रो अपडेट्स आते हैं, जैसे कि आप फोटोशॉप अगर चलाते होगे तो उसके अंदर पॉइंट में कुछ मेंशन होता है, तो वैसे हमारा HTML का जो ये चल रहा है अपडेट, ये है 5.2। ठीक है, तो ये सेकंड अपडेट हम लोग देख रहे हैं 5 का भी। नेक्स्ट, द HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। सो अगर लोग बात करते हैं बिफोर 2014, तो हम लोग पहले ये डॉक टाइप नहीं लिखा करते थे, सिंपल HTML लिखने से काम हो जाता था। बट कुछ W3C ने चेंजेस किए और उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ को ऐड ऑन कराया इसके अंदर। अब इससे बेनिफिट क्या था कि ब्राउज़र कंफ्यूज नहीं था कि ये कोड किस में रेंडर होगा। इसको लिखने से ब्राउज़र को फोर्सफुली एक इंस्ट्रक्शन गया कि जो भी लिखा है वो 5 में ही रेंडर करो, किसी और में नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ये मेंशन नहीं करते हैं तो वो 4-5 में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि कौन से पार्ट को 4 में डाला जाए, कौन से पार्ट को 5 में रेंडर किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हेड। हेड एलिमेंट्स कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइटल हो गया, दूसरा क्या था डिस्क्रिप्शन, इसकी भी बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई कीवर्ड डाल के यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कुछ नीचे लिखा आता है, 1 लाइनर 2 लाइनर लिखा हो यहाँ पर। सो ये जो होता है ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अरीना एनिमेशन, जब हम लोग DM पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जॉइन अस फॉर बेस्ट कोर्सेज इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइन। सो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करता हूँ और इस लिंक को ओपन करते हैं हम लोग, तो आप पूरे पेज को स्क्रॉल कीजिए ध्यान से, क्या कहीं पर इस तरह का कोई आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है? हो सकता है लिखा हो, तो एक हमारे पास तरीका होता है Ctrl+F फाइंड, Ctrl+V फॉर पेस्ट। क्या लिखा आ रहा है? 0/0, यानी कि इस तरह का कोई भी डेटा इस पेज पर नहीं है। तो फिर ये आया कहाँ से? तो किसी भी वेबसाइट का अगर आपको कोड चेक करना होता है तो आप प्रेस कीजिए Ctrl+U। Ctrl+U से उस वेबसाइट का कोड खुल जाएगा ब्राउज़र के अंदर। इसको हम बोलते हैं व्यू पेज सोर्स। अब अगर आप यहाँ पर Ctrl+F करेंगे तो दिखाई दे रहा है क्या लिखा आ रहा है, यानी कि ये फ्रंट एंड पर नहीं है, ये कोड में लिखा हुआ है। और कोड में कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन, यानी कि यही डिस्क्रिप्शन जो होता है ये आपके सर्च इंजन को बताता है कि हमने, यानी कि ऑथर ने पेज के बारे में क्या डिस्क्राइब किया है। और इसी वजह से जब ब्राउज़र में आपने यहाँ सर्च किया तो ये 2 लाइन्स यहाँ पर आपको दिखाई दी हैं। तो डिस्क्रिप्शन एसईओ का पार्ट होता है, लेकिन ये भी हेड के अंदर ही कंटेन होगा। आप देख सकते हैं हेड लिखा हुआ है। अब अभी तो हमने सिर्फ टाइटल यूज़ किया, लेकिन आप देख रहे हैं हेड के अंदर कितना इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जाके हेड नीचे कहीं बंद होगा, ये देखिए, है ना। तो इसमें एसईओ का भी काम हो रखा है और इसमें हमारे जो बाकी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी काम यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या? टाइटल। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल्स बार और इन द पेजेस टैब। तो टाइटल बार पे आपको यहाँ दिखाई देगा
और या फिर आपको टैब पर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, दिस इज़ अ ब्राउज़र विंडो, एंड अगर हम लोग इस तरह से इसको स्टैक कर लेते हैं तो दिस इज़ अ ब्राउज़र टैब। नेक्स्ट होता है आपका बॉडी। बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट्स एट्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं फटाफट। हमने अभी एक HR बनाया था, हम यहाँ जाके लिखते हैं H1 और H1 क्या करेंगे, क्लोज। H यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हेडिंग और 1 रिप्रेजेंट करता है हेडिंग टाइप 1, और ये 1 से लेके 6 तक आपके अवेलेबल होते हैं और SEO में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट के अंदर H1 नहीं होगा तो अगेन आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोकस कीवर्ड जो होता है वो H1 के अंदर ही आता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं अरीना एनिमेशन की जगह पर अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, सो अरीना एनिमेशन सो मैनी से है ना, 250+ सेंटर इन इंडिया है। हम बात करें सिर्फ साउथ एक्सटेंशन की तो आपको लिखना होगा अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, किस में डालना है, H1 टैग के अंदर। जब कोई सर्च करेगा तो आपका पेज टॉप पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ हेडर या हेडिंग, और सेव कीजिएगा। अपने इस पेज को ब्राउज़र में रीलोड कीजिएगा, दिखाई दे रहे, साइज़ बड़ा आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको ऐसे ना लिखकर कुछ इस तरह से लिखें और इसको मैं कट कर लेता हूँ, अब आप देखिएगा टेक्स्ट आपका टू स्मॉल होगा और एक क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर देखने में, है ना। तो जब भी आपको पेज में कोई हेडिंग बनाना है तब आपने H1 का इस्तेमाल करना है। दूसरा कंडीशन इसमें ध्यान रखना है, एक पेज में एक से ज़्यादा H1 नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा H1 होगा, अगेन आप गूगल को कंफ्यूज करोगे कि आपका फोकस कीवर्ड क्या है, समझ गए। अगर हम लोग एक पेज में हमें लगता है कि हेडिंग्स बनाने हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पर 2 से 3 बार इसको अगर यूज़ किया हुआ है, सो गूगल इस H1 मल्टीपल टाइम यूज़ करने से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, आपका फोकस कीवर्ड गूगल को पता नहीं चलेगा उस केस में। तो ध्यान रखिएगा कि 1 ओनली सिंगल टाइम होगा, 2, 3, 4, 5, 6 आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, बट मेरा जो DM के अंदर एक्सपर्टीज़ है मैं उसमें भी रिकमेंड करूँगा 2 और 3 को भी सिंगल टाइम ही यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, ब्राउज़र को बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन रहेगा कि भाई आप क्या अपना फोकस कीवर्ड गूगल को ऑफ़र कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर arenapb.hyperphp.com, ये वो मॉर्निंग वाला बैच है जो बेसिकली DM सीख रहा है ऑलरेडी। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके पेज के कोड को ओपन कर लेते हैं, प्रेस करते हैं Ctrl+F और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे H1 टैग। तो यहाँ पर H1 आप देखें कितनी बार यूज़ हुआ है, ओनली 1 टाइम लिखा है 1/1। तो ये ध्यान रखना है कि 1 जो है वो सिंगल टाइम ही चलेगा, अगर आपने मल्टीपल टाइम यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी है। तो जब आप SEO सीख रहे होंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट हम आपको SEO का ट्रेनिंग डे 1 से दे के चलेंगे, सो दैट कि आप गलत प्रैक्टिस में ना आ जाएं, क्योंकि फिर उस प्रैक्टिस से बाहर आने में टाइम लगता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट को बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए, और मैं हर एक एलिमेंट के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देते रहूँगा कि किसको कितनी बार चलाना है। सो H1 हमारा क्या काम करता है, एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग एंड P एलिमेंट्स डिफाइन अ पैराग्राफ। अब मान लीजिए कि आपको हेडिंग के बाद में कोई पैराग्राफ बनाना है, हम इसको लिख देते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। अच्छा, हेडिंग में एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, P, इनको रिमूव, और यहाँ पर हम लोग एक और पैराग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, Ctrl+S एंड ब्राउज़र में रीलोड। तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हेडिंग अलग लाइन में है और दोनों पैराग्राफ हमारे अलग अलग लाइन में हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर दिस इज़ अ पैराग्राफ को बिना P एलिमेंट के डिफाइन किया होता तब क्या आउटपुट होता है। यहाँ से हमने इसको
पैराग्राफ को कट किया है और ब्राउज़र में रीलोड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट हमारे एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो पैराग्राफ का नेचर आपको पता है, फोटोशॉप ने पढ़ा हुआ है, तो जब आप एंटर हिट करते हो तो आपका पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है या फिर नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होता है। सो ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, एलिमेंट के थ्रू समझता है, उसको मैटर से मतलब नहीं है क्या लिखा आपने, उसको मतलब होता है इन टैग से। यानी कि आपका अगर पी टैग लिखा होगा तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि आपने क्या मैसेज दिया है ब्राउज़र को, वो उसके हिसाब से रेंडर करेगा। सो पैराग्राफ अगर आपने बनाया तो यहाँ पर आपके मैनुअल एंटर काम नहीं करते हैं। मैं एक बार और एंटर आपको लगा के दिखा देता हूँ, देयर इज़ नो चेंज। बट अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ब्राउज़र को क्लियरली इंस्ट्रक्शन गया और वो फटाफट से डेटा प्रोसेस करके अलग अलग लाइन में लेके आएगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि अब आप जो है एक HTML के अंदर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर स्पेस भी काम नहीं करता है, सिंगल टाइम ही काम करेगा बस। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर मल्टीपल स्पेस की रिक्वायरमेंट है और आपने लिखा कुछ इस तरह से कि स्पेस रेंडर हो जाए, नहीं काम करेगा। ठीक है, स्पेस सिंगल टाइम कंसिडर होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर स्पेस इस तरह से लगाया और ब्राउज़र ने इसको रेंडर कर लिया, तो यहाँ पर क्या होता है ना कोडिंग के अंदर कि आपका स्पेस, आपका एंटर, हर एक चीज़ का साइज़ कंसिडर होता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपका वाइट स्पेस पेज में होगा ब्राउज़र में, उतना ज़्यादा आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। समझ रहे? अब आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करो तो वो इंस्टेंट खुल जाती है, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं बहुत टाइम लगाती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ऐसा समझिए कि हम यहाँ पर, ये तो आप सबको पता है कि आप सभी लोग इंटरनेट चला रहे हो, तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है हमारे उसमें, है ना। और जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम विजिट करते हो वो पुरानी फाइल्स के साथ में फटाफट से ओपन हो जाते हैं। एक हमारे पास मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड का बेनिफिट क्या होता है कि आपका इसमें कोई भी सेशन स्टोर नहीं होता है। सेशन से हमारा मतलब क्या है कि भाई आपने कोई XYZ वेबसाइट को विजिट किया तो उसका कोई भी कैशे फाइल, जो भी इमेजेस वगैरह उसके अंदर है, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं आएंगे। कितने लोग इस तरह से टैम्प लिख के डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर में? ठीक है, कितने लोग परसेंटेज टैम्प लिख के चलाते हो इस तरह से? जब आप परसेंटेज टैम्प लिखते हैं तो ये दिखाई दे रहा है आपको, कुछ कॉम्बिनेशन सीरियल की से दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके ब्राउज़र के कैशे हैं अलग अलग वेबसाइट से रिलेटेड। तो यानी कि जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो डेटा यहाँ से लेता है चलाने के लिए, और अगर आपका वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट फटाफट से ओपन हो जाती है। और अगर वेबसाइट आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम चलाई होगी तब आपको लगेगा टाइम उसको ओपन करने में। अब जैसे कि हम जब डिज़ाइनिंग का एडवांस फेज़ देखते हैं तो हम लोग ज़रा एक यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, Amazon.in पर जब आप आते हो तो आप देखेंगे फ्रंट एंड खुला लेकिन डेटा लोड होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर कुछ दिखाई दिया डिफरेंस? यानी कि बेस आ गया लेकिन डेटा आने में टाइम लगा, है ना। अब ज़रा फ्लिपकार्ट को रिक्वेस्ट करो, क्या कोई टाइम लगा इसमें? इंस्टेंट आ गया ना। तो ये है बेसिकली बेनिफिट जब हम लोग एडवांस फेज़ में जाते हैं। यानी कि ये भी HTML CSS ही है, लेकिन ये एडवांस कैसे? क्योंकि इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रिएक्ट यूज़ हो रही है। अब आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, आप देखते हो कि नेट बहुत अच्छा है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डेटा स्क्रॉल करते हो, डेटा आपका आता जाता है उसके अंदर, और आप 2 घंटे इंस्टाग्राम पर निकाल दो, उसके बाद भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा एप्लीकेशन हैवी हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अब रिएक्ट क्या है? आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जितना स्क्रीन पर दिखता है उतना ही लोड होगा, उसके ऊपर क्या गया, उसके नीचे क्या आने वाला है, उसको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल डोम पर काम करता है। अमेज़ॉन के केस में टाइम क्यों लगा? क्योंकि अमेज़ॉन वर्चुअल डोम का यूज़ नहीं कर रहा है। आप अगर इधर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, बट अगर आप यही चीज़ फ्लिपकार्ट में देखोगे तो कोई स्क्रॉल बार ही नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि मुझे इस स्क्रीन से नीचे जाना है, तो आपका डेटा देखा, एक छोटी सी स्क्रॉलिंग दिखाई दी थी हमें मिडिल में, देखना डेटा आ जाता है ना। ये देखो लोडिंग दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर फिर से डेटा आएगा, तो ये रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि मैंने इतना बड़ा पेज बनाया है, कोई भी विजिटर एक बार में ऊपर से लेकर नीचे तक तो चला नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहा होगा। तो फ्लिपकार्ट इस टेक्निक का यूज़ करता है अपने डेटा को लाने का, कि भाई स्टेप बाय स्टेप उसको देखने दो, फिर आगे उसका नया डेटा दे देंगे।
अब देखो डेटा यहाँ पर आया इसका। अब ये इतना डेटा अगर एक ही बार में देगा तो इसका पेज क्या होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो होगा तो यानी कि वेबसाइट बहुत देर तक उसकी वर्किंग में नहीं रहेगी। जब तक लोडिंग चलता रहता है आप कुछ भी करो काम नहीं करता। बट रिएक्ट के अंदर फ़ायदा क्या है कि मान लो कोई वेबसाइट लोडिंग फेज़ में भी है तब भी आपका क्लिक काम करेगा। बट अदर लैंग्वेजेज में अगर कोई वेबसाइट बनी होगी और जब तक लोडिंग ऊपर चल रहा है आप क्लिक करोगे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना भी एडवांस सीख लें आप, आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, HTML। HTML क्या है, बेस। किसी भी वेबसाइट का अगर आपने बेस बनाना है तो वो है HTML। वेबसाइट का लुक एंड फील जो होता है वो क्या होता है, CSS, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब जैसे अभी हमारा क्या बिल्कुल बेसिक सा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ लुक एंड फील नहीं है। बट जब आप यहाँ पे कोई वेबसाइट चला रहे हैं फ्लिपकार्ट जैसा, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, कलर्स दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें। तो दिस इज़ अ CSS। अब ऐसा नहीं कि HTML में कलर्स नहीं होते, होते हैं, बट HTML लिमिटेड कलर्स रेंडर करता है। CSS जो होता है वो आपके मैक्सिमम कलर रेंडर करा सकता है जितने आपके कंप्यूटर में होता है। अब कंप्यूटर में कितने कलर होते हैं कौन बताएगा? किसने बताया? हाँ, तो 16.7 मिलियंस कलर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अब देखो आपका जो RGB होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 255 तक। लेकिन 0 भी एक कलर है, क्योंकि अगर आप 0 पर नोटिस करोगे आपके कंप्यूटर में तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है, तो ये हो जाता है 256। रेड को मल्टीप्लाई करो ग्रीन से, ग्रीन को मल्टीप्लाई करो ब्लू से, तो ये आपके कलर होते हैं कंप्यूटर के अंदर टोटल। इतने नंबर ऑफ कलर्स हैं। अब हम इसमें से कहाँ इतने कलर यूज़ करते हैं, है ना? क्योंकि जैसे देखते हैं ना कि एक होता है येलो, कुछ लोग बोलते हैं येलोइश से, मतलब प्रॉपर येलो नहीं है, तो क्लोज टू येलो है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से बोल देते हैं। तो आपने जब फोटोशॉप पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कलर के साथ आते हैं टिंट्स और उससे निकलते हैं शेड्स, है ना? तो ये सब मिला के आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन किसी भी कलर का एक पीक होता है, जैसे कि रेड कलर होगा तो उसका मैक्स जो पीक कलर होगा वो बनेगा 256। 256 पर जाके आपका जो आएगा वो आपका रेड कलर सॉलिड वाला प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्क्रीन के लिए, प्रिंट के लिए नहीं, क्योंकि प्रिंट के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और स्क्रीन के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप कोई डिज़ाइन कंप्यूटर बनाते हो बड़ा अमेजिंग दिख रहा होता है, जब प्रिंट करा के लाते हैं तो उसका या तो डल हो जाता है, काला काला हो जाता है, वो है ना, अजीब सा। वो क्या होता है, गलत कलर चॉइस की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि प्रिंट चलता है CMYK के में और स्क्रीन जो चलता है वो चलता है RGB के अंदर। सो कोशिश करिए जब भी आप काम करें तो RGB और CMYK को ध्यान से यूज़ कीजिए कि आपने अगर सोशल मीडिया पोस्ट बनाए तो प्रिंट तो होगा नहीं, तो आपको किसके साथ जाना है, RGB। और अगर आपने मैगजीन कवर कोई डिज़ाइन किया या आपने कोई लेआउट डिज़ाइन किया इस तरह का जो हम लोग यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हैं, तो ये CMYK में होना चाहिए आपका। तो यहाँ तक का ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर हुआ, हर एक टैग का क्या मतलब है, जो भी हम लोग बेसिक्स यहाँ पर देख रहे हैं। व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट? अब ये एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया टाइटल, कुछ अपना इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कंटेन किया और टाइटल को हमने क्या किया, क्लोज। सो टैग नेम कोई भी हो सकता है, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, टाइटल। उसके बाद आपका जो भी मैटर आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ध्यान रखना, क्लोजिंग जब भी आप करेंगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोजिंग करना होता है। इससे क्या पता चलता है ब्राउज़र को कि इस टैग के अंदर जो कंटेंट है उसकी रेंज कहाँ तक रखना है और कितना मैटर आपका किस तरह से रेंडर होने वाला है। तो जैसे एग्जांपल के लिए H1 हमने यहाँ पर डिफाइन करके देखा, पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया। समझेंगे यहाँ पर स्टार्ट टैग, जैसे कि H1 हमारा मैसेज, H1 क्लोज, पैराग्राफ हमारा मैसेज और पैराग्राफ क्लोज। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, BR के अंदर एलिमेंट कंटेंट कुछ भी नहीं होगा और उसका क्लोजिंग भी कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको HR दिखाया था ना, स्टार्ट हुआ बट उसका एंडिंग नहीं है। इसी तरह से BR होता है ब्रेक लाइन, ठीक है, यानी कि अगर आपने पैराग्राफ को ब्रेक करना है और आप एक न्यू पैराग्राफ प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तब आपको BR का इस्तेमाल करना होता है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोशॉप में समझेंगे,
close this dialog box, make a new file, press T for text tool, एक एरिया ड्रॉ कीजिए यहाँ पर और टाइप मेन्यू में आइए, पेस्ट लॉरेम इप्सम और इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए यहाँ से। कलर ब्लैक करेंगे। सो ये देखिए पैराग्राफ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है और पैराग्राफ के पैनल में आपने आना है और यहाँ पर आपने बिफोर पैराग्राफ या आफ्टर पैराग्राफ कुछ स्पेस बना लेना है। हम चाहते हैं कि 20 या 30 पॉइंट का जब भी हम लोग अपना कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करें तो गैप होना चाहिए। हमने एंटर किया और एक नया पैराग्राफ यहाँ से क्रिएट कर लिया इस तरह से। तो दिखाई दे रहा है एंटर लगाने पे क्या हो रहा है, हमारा एक स्पेस क्रिएट हो रहा है इसके लिए। अब मान लीजिए कि हमें पैराग्राफ को यहाँ से न्यू लाइन में लेके आना है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, एंटर। एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ बन जाएगा। दिखाई दे रहा है जैसे आपने एंटर किया नया पैराग्राफ बन रहा है। अब नया पैराग्राफ जब बन रहा है तो उसमें स्पेस भी बन रहा है, क्यों, हमने बिफोर आफ्टर यहाँ पर गैप रखा हुआ है। बट हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल क्लोजली यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो कैसे करोगे, तो जैसे हमारा कोडिंग के अंदर होता है ना BR टैग, फोटोशॉप में आपको एंटर के साथ में यूज़ करना है शिफ्ट एंटर, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एंटर, ठीक है। और ग्राफिक के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोटोशॉप में एंटर करके दिखाओ और न्यू लाइन से अपना टेक्स्ट करके दिखाइए स्टार्ट। तो अगर आपकी ये सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं होगी तो आपका न्यू लाइन में बिल्कुल क्लोजली यहाँ से हो जाएगा मैटर स्टार्ट। चेंज करके दिखा देते हैं, दोबारा से देखिएगा, देखिए एंटर पर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब ज़रा ये गैपिंग को आप 0 कर लीजिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अगर एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है ना जैसा शिफ्ट एंटर से मिल रहा था। बट इंटरव्यूअर क्या करेगा, बोलेगा यहाँ पर थोड़ा सा गैप ऐड कर दो। अब आप फंस जाओगे इसके अंदर। आप तो लगाओगे एंटर कॉन्फिडेंस के साथ, भी एंटर लगा दो उसमें, तो आपने क्या यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एंटर, शिफ्ट एंटर। तो ये होता है सॉफ्ट एंटर। ये सभी सॉफ्टवेयर में काम करता है। एक्सेल में अगर आप काम करें तो वहाँ पर ऑल्ट एंटर इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, एंटर मारने पर नेक्स्ट सेल में आपको भेज देगा। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ एक मल्टीलाइन टेक्स्ट लेंगे और अपने इस फाइल में यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग इस मैटर को कॉल कर लेते हैं। और फाइल को करेंगे Ctrl+S, ब्राउज़र में आइए और अपनी सेकंड क्लास फाइल को रीलोड कीजिए। तो ये हमारा देखो एक 4 लाइन का एक पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाइए इस तरह से। अब आप कहीं पर भी इसमें कोई एंटर लगा के देखो कि क्या ये मैटर हमारा ब्रेक हो रहा है कि नहीं। विजुअली पैराग्राफ बन चुका है बट टेक्निकली ये काम करेगा नहीं यहाँ पर। तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखना होगा, BR। अब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन किया है कि लाइन को ब्रेक करना है, काम कर रहे हैं इस तरह से। सो HTML में आपके दोनों तरह के टैग हैं, कंटेनिंग जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करेंगे इन बिटवीन, एंड नॉन कंटेनिंग। जैसे अभी हमने देख लिया सेकंड टैग क्या है, BR। HR देखा हम लोगों ने। ऐसे आप आगे इमेज टैग यूज़ करेंगे, वो भी आपका नॉन कंटेनिंग होता है। ऐसे आप पूरा फॉर्म जो बनाते हैं जिसके अंदर आप साइन इन साइन अप करते हैं या रजिस्ट्रेशन आप अटैम्प्ट करते हैं, वो भी आपका पूरा का पूरा नॉन कंटेनिंग होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेंशन है स्टेटमेंट, सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक दी BR एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, उनका एंडिंग नहीं होगा। बट HTML का जब वर्जन 4 हुआ करता था ना, तो हम लोग क्लोजिंग करते थे वहाँ पर। अब जैसे BR टैग को क्लोज कैसे करें, तो वहाँ पर क्लोज करने का तरीका होता था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्लोजिंग हो जाती थी इस तरह। बट मॉडर्न उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डिफाइन करेंगे और ऐसे ही रहने दीजिए।
बात करते हैं वेब ब्राउज़र्स। द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी इज़ टू रीड HTML documents and display them correctly. A browser does not display the HTML text but use them to determine how to display the HTML document. तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं HTML हेड टाइटल, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन है। अपना हेड को हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, बॉडी स्टार्ट किया है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर अपना देख रहे हैं कंटेंट, तो इसको मैंने स्पेशली कुछ इस तरह से लिखा है कि ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसको बनाने के लिए मैंने कुछ यूज़ किया। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ कैरेक्टर कोड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये डिस्प्ले हो सकता तो यहाँ पर H1 लिखा आता, बट नहीं आ रहा ना। तो क्या होता है कि ब्राउज़र्स जो भी आप यूज़ करते हो उसके अंदर एक होता है इंजन, ठीक है। जैसे आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, जब आप थ्रोटल देते हो तो क्या होता है, इंजन उसको थ्रोटल को सेंस करके प्रोसेस करता है। तो जैसे अभी तक क्या था कि जो थ्रोटल हुआ करते थे ऑटोमोबाइल के अंदर, वो वायर मैकेनिज्म पर काम करते थे कि आपने यहाँ से रोटेट किया, वायर ने उतना आपका अंदर पुल किया उस पार्ट को, मैकेनिक्स को। अब जो नए आपके कार बाइक्स हैं उसमें क्या है, सेंसिंग वाले आ गए, कंप्यूटराइज्ड है। उसमें लिटिल बिट डिले तो होता है, बट वो क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है चीज़ें आपकी। यानी कि अब थ्रोटल से कोई वायर नहीं जाता। बाइक के अंदर भी इस तरह की जो स्पोर्ट्स बाइक आ रही हैं, तो आप थ्रोटल घुमाइए, कंप्यूटर उसको स्पीड को प्रोसेस करके आपका पुश देगा इंजन को। उसी तरह से ब्राउज़र भी क्या करता है, इंजन का इस्तेमाल करता है। अब जैसे क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम यूज़ करता है गेको इंजन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये डेटा प्रोसेस होकर आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर जाके लिखा फर्स्ट क्लास फॉर एग्जांपल। अभी तक देखो हमारा पेज सेव नहीं, यानी कि ब्राउज़र को कुछ भी नहीं पता है। हमने यहाँ पर पेज को सेव किया, ब्राउज़र को अब हम लोग बताएंगे कि हमने डेटा को चेंज किया, और आप देखना इमीडिएट जैसे मैंने F5 का डेटा आ गया। सो बड़ा फास्ट डेटा प्रोसेस होता है आपका, यानी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि डेटा उसने कब प्रोसेस करके रिजल्ट आपको दे दिया। बट अगर आप पीछे कोड में आएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, टैग H1 या टाइटल, जहाँ पर भी आपने चेंजेस अपना किया है, तो ब्राउज़र इसको रेंडर कर रहा होता है। तो देखो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, वन इज़ क्लाइंट साइड एंड सेकंड इज़ सर्वर साइड। क्लाइंट साइड यानी कि कंट्रोल यू प्रेस करने पर जो भी कोड ब्राउज़र में दिख जाए वो हुआ क्लाइंट साइड। और कुछ कोड ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, आपका अगर ऐसा कुछ होता होगा भाई कुछ कोड में जाए, पीछे आंसर देख लेंगे कि किसके अगेंस्ट क्या ट्रू फॉल्स है, तो हमें कभी दिखता नहीं ना वो। तो वो क्या हुआ, सर्वर साइड। यानी कि सर्वर साइड कोड को आप कभी भी देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट बेसिस पर चलता है। और ये क्लाइंट साइड जो होता है ये रेंडरिंग बेसिस पर चलता है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन सभी के कोड आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन जब आप कोई क्विज़ सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं, तो उसका आपको आंसर सबमिट करने के बाद ही मिलता है। अगर साइट ऑनर ने इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, यह हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बट जब ऑनलाइन की बात आ गई तो कोई चेक तो करता नहीं है, क्योंकि आपने इधर क्या वैल्यू चूज़ किया उसके अगेंस्ट हैंड टू हैंड आपका ट्रू फॉल्स होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर गूगल फॉर्म का तो डेटा दिख जाता है, अगर हम लोग उसमें ट्रू फॉल्स अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं, नहीं दिखता गूगल फॉर्म्स, क्योंकि गूगल फॉर्म का भी अपना कंसोल है, तो वो अपना डेटा अलग से प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले कराता है। कितना पहले दिख रहा था, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे। तो देखो सीधी सी बात, क्रोम का डेटा नहीं, उसका फॉर्म का डेटा कभी नहीं दिखाई दिया। ये बहुत चीज़ों के ना मिथ बना दिए जाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी ना कोई नहीं चेक करता। देखो सीधी सी बात है, एक गूगल कोई छोटी बड़ी कंपनी तो है नहीं, उसने भी अपनी चीज़ों को वेल टेस्ट किया होगा तभी लाइव किया होगा। हाँ, समटाइम्स कुछ इस तरह के बग्स रह जाते हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम में एक कोई बिहार का पर्सन था जिसने गूगल में एक बग्स निकाला जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट हायरिंग हुई थी, ठीक है। बट गूगल का फॉर्म आज से नहीं है, बहुत पहले से अवेलेबल है, और वो खुद अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए गूगल फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। या जैसे आप लोग देखते हैं जो हमारा गूगल फॉर्म जैसा मैकेनिज्म आपको व्हाट्सएप पर भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पोल्स, आप लोग बहुत रेयर ट्राई करते हो। और जैसे बोटिंग करना हो हमें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आर्ट वर्क लगाया भाई इसके ऊपर बोटिंग कर दो, तो हमने QR कोड स्कैन किया, सीधे एंड टू एंड उसकी बोटिंग कर दी हमने वहीं पर, तो रिजल्ट भी रियल टाइम आ गया। ये नहीं कि 1 महीने बाद हमें पता चला जी कौन जीता,
हैंड टू हैंड पता लग जाएगा ना कितने लाइक डिसलाइक हैं, इंस्टेंट काम हो जाएगा अपना। तो ये चीज़ें बहुत पहले से हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि 25 साल तो मुझे हो गए इस फील्ड के अंदर कि भाई इस चीज़ में ऐसा कुछ किसी ने कर दिया हो। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट इन टैग्स के बाद में, चलिए सामने फोकस कीजिए। नोट द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर, द कंटेंट इनसाइड द टाइटल विल बी शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन अ पेज टैब। सो टाइटल के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है कि हमारा टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होता है। बात करते हैं HTML हिस्ट्री। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप लोग लिखते हैं www, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ www डॉट, देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। तो देखिए फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ 1989, टिम बर्नर-ली ने इसको इन्वेंट किया www को, एंड 1991 में टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया HTML, और 1993 में HTML का प्लस वर्जन आया जिसको बोलते हैं 1। In 1995 HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0, और 1997 में इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ W3C, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, W3C। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ 3.2 वर्जन। 1999 यानी कि आपका लॉन्च हुआ HTML 4.01, एट द सेम टाइम HTML 5 का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था 1999 में ही, ठीक है। सोचो कितना पुराना है ना। और 2000 में हम लोगों ने देखा इसका बग फिक्स एक, जिसको हम बोलते थे XHTML, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि जब वर्जन 4.01 आया तो ये हर एक ब्राउज़र में सेम नहीं था, मतलब अलग अलग ब्राउज़र में इसका अलग अलग रिजल्ट आता था। अब डेवलपर बड़े परेशान कि भाई एक वेबसाइट को बनाने बैठ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर फिक्स किया तो फायरफॉक्स में ख़राब हो गया, फायरफॉक्स के लिए फिक्स किया तो सफारी में ख़राब हो गया। और पहले जब कभी इंटरव्यू पे जब जाते थे ना कैंडिडेट्स, उनसे पहले स्टेप यही होता था, फर्स्ट क्वेश्चन कि क्रॉस ब्राउज़र वैलिडेशन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो क्रॉस ब्राउज़र बहुत कम लोग हुआ करते थे जिनको काम करना आता था, जिसकी वजह से 2014 तक वेब डिज़ाइनर्स बहुत कम थे। अब क्या हुआ कि भाई सभी के लिए एक जैसा आउटपुट आ जाता है, अब वेब डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी भी सही तरीके से वेबसाइट बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि वेबसाइट तो हमने बना लिया, जैसे स्कूल में अगर हमें किसी ने HTML सिखाया था भाई यहाँ पर टाइटल डालना है, हमने डाल दिया, पेज भी बना लिया। लेकिन जैसे अभी आपको पता चला कि टाइटल में कितनी लेंथ होनी चाहिए, है ना, 65 कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर ब्रांड का नेम आना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन आना बहुत ज़रूरी है, आपका सर्विस ऑफरिंग क्या है वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइटल सही से नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट किसी काम की नहीं है, अगेन, है ना। तो 1999 4.01, ठीक है, और 2000 में हमारा इंट्रोड्यूस है XHTML 1.0, जिसने हमारी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। 2008 WG HTML 5 फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट, यानी कि बीटा फेज़ हमारा लॉन्च हुआ 2008 में, और 2012 में आपका लिविंग स्टैंडर्ड इसके बनाए गए, और 14 में W3C रिकमेंडेशन आएगी, अब से जो वेबसाइट बनेगा वो HTML 5 में ही होगा। 16 में आपका अपडेट आया 5.1, 17 में 5.1 का सेकेंड एडिशन, एंड 17 में ही आपका 5.2, यानी कि 17 के बाद से टिल डेट तक अभी तक कोई भी नया अपडेट इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि HTML 5 अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं कि जिसके ऊपर काम करना बाकी है, और अगर इसके बाद कोई नया अपडेट आएगा तो वो HTML 6 होगा, बट ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि 6 आएगा, क्योंकि 6 तक पहुंचने के लिए अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे एग्जांपल प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखते हैं, W3C वैलिडेटर, हम लोग इस पर आते हैं। वैलिडेटर में आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं मोर ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट टाइप, क्या लिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इतने HTML के अपडेट आके जा चुके हैं, 5 चल रहा है लेटेस्ट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। कहाँ से? 2008 से। बट इसने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। प्रॉब्लम से मतलब अगर हम लोग बात करें तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, वेबसाइट में अगर हमें एनिमेशन यूज़ करना होता था, 2008 तक की अगर बात की जाए, तब हम लोग यूज़ करते थे एनिमेट का नाम सुना होगा आपने अरीना के अंदर। एनिमेट एक सॉफ्टवेयर होता है जो 2D एनिमेशन के लिए लोग यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो 2008 तक उसका नाम हुआ करता था एडोबी फ्लैश, ठीक है।
सॉरी एडोबी नहीं था, मैक्रोमीडिया, क्योंकि एडोबी ने 2008 में उसको टेक ओवर किया था। तो मैक्रोमीडिया का फ्लैश ही था जिसके अंदर सारी वेबसाइट्स पहले बना करते थे। अब प्रॉब्लम क्या था कि उनका एसईओ नहीं हो पाता था। और जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी का कोई एसईओ नहीं होता, ठीक है, लेकिन मूवी का जो टाइटल होगा उसका एसईओ हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लो कोई नई मूवी आती है, आप फटाफट से ढूंढने लग जाते हो नेट पर कहाँ से मिलेगी, तभी तो फाइंड हो रहा है। अब कोई वेबसाइट आप ऐसी बना दो जो मूवी के फॉर्म में है, लेकिन उसको आप डाउनलोड नहीं, मतलब आप उसको सर्च नहीं कर सकते हो। अब उसमें कंटेंट क्या है, सेलेक्टेबल सिर्फ डोमेन नेम। तो ये प्रैक्टिस 2008 तक इसलिए सक्सेसफुल थी एनिमेट वाली या फ्लैश वाली जिसकी हम बात करें, क्योंकि दैट टाइम तक इंडिया में बनने वाली वेबसाइट्स ही बहुत कम थी। 2014 में जाके लोगों में अवेयरनेस आया कि भी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में ब्रांड लॉन्च बाद में होता है, वेबसाइट का डोमेन पहले रिजर्व हो जाता है कि भी कल को ऐसा ना हो कि मैंने किसी से अपना आइडिया एक्सचेंज किया और उसने फटाफट से डोमेन बुक कर लिया, अब मुझे अपना डोमेन ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि अपना डोमेन सिक्योर करो। होस्टिंग आप कभी भी ले सकते हो, और डोमेन जब भी आप खरीदें एसईओ के पॉइंट से बहुत क्लियर है कि डोमेन कम से कम 5 साल का खरीदो जब भी आप खरीदो। तो इससे क्या होगा, जब आप एसईओ करने जाओगे तो गूगल को ये पता होगा कि ये कोई टाइम पास बंदा नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म में प्ले करने के लिए आया है, तो वो आपको वैल्यू करेगा। और अगर आपने डोमेन खरीदा कि भाई अभी हम लोग 1 साल चला के देख लेते, साल भर का डोमेन खरीद लेते हैं, अगेन आपकी वेबसाइट एसईओ में रैंक ही नहीं करेगी, क्योंकि गूगल को ये पता है कि 1 साल बाद ही बंद हो जाएगा, तो मैं इस पर मेहनत क्यों करूँ। वो उसको आगे लेके जाएगा जिसने 10 साल का 5 साल का कम से कम डोमेन खरीदा होगा। तो ये मैं आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कल को आगे इंटरेस्ट शो करते हैं अपना इस चीज़ के अंदर, मुझे करियर बनाना है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। देखो डोमेन प्रोवाइडर ना बहुत सारे हैं, जैसे गोडैडी हो गया, आपका होस्टिंगर हो गया, या जैसे बिग रॉक हो गया। डोमेन कहीं से भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि देखो एंट्री करने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, डोमेन लेने के लिए, लेकिन एंड जो है जहाँ से खरीदा जाता है वो पॉइंट एक ही है, ठीक है। अब जैसे आप एक प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उसका ऐड देखा, आप कहाँ लैंड हुए जाके मेन फ्लिपकार्ट के ऊपर, या हो सकता है कि आपने वो डायरेक्ट प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे ही सर्च किया, या हो सकता है कि किसी ने उसका एफिलेट किया और आप वहाँ से क्लिक करके वाया वहाँ तक जाते हो। सो पॉइंट क्या है कि जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन खरीदा वो एक ही जगह से जाता है। तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, डोमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कहाँ से लेना चाहिए, कहीं से भी लिया जा सकता है। जो उसके बाद का स्टेप है कि उस डोमेन के साथ वेबसाइट कौन सा खुलेगा, वो बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए। और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं कि भाई हमने होस्टिंग खरीद ली कहीं से भी, और उसके बाद हम परेशान है कि वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट पर 404 एरर आ रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको तब आते हैं बेसिकली। हाँ जी, तो होस्टिंग से मतलब क्या था, जहाँ से आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, जहाँ से दुनिया को वो दिखाई देगी, पब्लिक होगी वेबसाइट। इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बाय किया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जब हम लोग खरीदते हैं तो जैसे ये प्रॉपर्टी हो गया जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पर होगी। उसी तरह से जब आपकी कोई वेबसाइट होती है ना, चाहे वो कोई भी नेम हो xyz.com, दैट इज़ अ रजिस्टर्ड नेम, ठीक है, लेकिन वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो आपका हो गया होस्ट, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है एग्जांपल के तौर पर, होस्टिंगर, ये भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। गोडैडी हो गया, ये भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और एक बिग रॉक हो गया, ये भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। शॉपिफाई से अगर आप होस्टिंग खरीदेंगे तो उसमें शॉपिफाई की वेबसाइट ही आप चला सकते हैं। हम अभी जिनकी बात करें इन पर आप कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई इज़ अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसके अंदर। वर्डप्रेस होस्टिंग, मान लो आपकी कोई वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पर डिज़ाइन हुई है। वर्डप्रेस के अगेन CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, आपका PHP, MySQL सब कुछ यूज़ हो रहा है, सारी लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रही हैं।
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा होस्टिंग के अलग अलग चार्जेस होते हैं, दिखाई दे रहा है, 69 रुपीज़, 149 रुपीज़, 249, 699। अब इन सभी में कुछ कंपैरिजन होगा, डिफरेंस होगा। इसी तरह से जैसे बिग रॉक की अगर हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ आएंगे, बिग रॉक के अंदर आप यहाँ से वेब होस्टिंग में आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्राइस देखें, अभी ये प्राइस कहाँ का है, यूएसए। इंडिया में अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो कॉस्ट बढ़ गई इसकी। अब बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं होस्टिंग खरीदते वक्त कि भाई कॉस्ट को सब लोग पहले देखते हैं ना, वैल्यू करते हैं, भाई कॉस्ट देगा 69 रुपीज़ पर मंथ में, मेरे को एक प्लान मिल रहा है। इंडिया में मैंने कंपेयर किया 149, अरे ये तो बहुत डिफरेंस आ गया, तो सीधे यूएसए में खरीद लेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई आपने जब कोई वेबसाइट बनाना है, उसको लाइव करना है, तो वो बना किसके लिए रहे हो, इंडियंस के लिए या यूएसए वालों के लिए। अगर आप यूएसए वालों के लिए बना रहे हो तो आप यूएसए का होस्टिंग खरीदो, और अगर आप इंडिया में चलाना चाह रहे हो तो आप इंडियंस के लिए खरीदो। भाई पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, एक्टिव डिवाइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इंडिया में। तो यानी कि अगर यूएसए में खरीदोगे तो सर्वर हल्का होगा, और सर्वर हल्का होगा तो ट्रैफिक ज़्यादा पहुँचेगा, तो आपकी डाउन हो जाएगी। सर्वर दूर भी होगा, ये भी वैलिड पॉइंट है जिसके ऊपर हम अभी आने वाले थे। तो पॉइंट क्या होता है कि जहाँ से आपका बिजनेस ओरिजिनेट होता है, हमेशा आपको वहीं से ख़रीदना चाहिए। और अगर आप यूएसए में अपना प्रोडक्ट चला रहे हैं, भले से आप चाहे डिज़ाइन, डेवलप, होस्ट सब कुछ यहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यूएसए में सर्वर आपका बढ़िया काम करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का काम क्या होता है कि आपकी एक ही वेबसाइट कई अलग अलग सर्वर पर होस्ट होगी, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो कि आपने अगर वेबसाइट को यूएस में चलाना है, आप वहाँ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इंडिया में आपने कनेक्ट करना है, आप यहाँ से चला लोगे। तो जैसे पहले के टाइम में क्या था, हमारा जो सर्वर होते थे सारे सिंगापुर में होते थे। अब जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या बोला, सभी जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी जो उनके सर्वर्स होंगे वो बॉम्बे के अंदर होंगे। तो आज की डेट में सारे सर्वर बॉम्बे में अपने, ठीक है, आपका डेटा वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्लाउड करके उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो जैसे होता है ना कि अगर आप Xiaomi का कोई फ़ोन चला रहे हो, Realme चला रहे हो, Oppo चला रहे हो, तो पहले डेटा कहाँ जाता था, चाइना, अब नहीं जाता। अब हमारा डेटा, उनका सर्वर यहाँ बना हुआ है, तो कल को मान लो कुछ 19-20 होगा तो हम यहाँ पर अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ देने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप देखते थे ना, पहले एक ब्राउज़र चलता था, यूसी ब्राउज़र। नहीं जाना बीसी तो डाउनलोड करो यूसी बिफोर सेंचुरी। तो वो ब्राउज़र बेसिकली इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो आपके फ़ोन का सारा डेटा एक्सेस करता था। तो होस्टिंग खरीदते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे एक क्लाइंट है XYZ, जिसका नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये पता 10 जगह कंपेयर करके कि भाई मेरे को सबसे सस्ता होस्टिंग 1500 रुपये में मुझे मिल रहा है एनुअली, ठीक है, मिल रहा होगा, आप बिल्कुल डिनाई मत कीजिए कि कोई बात नहीं, बट उसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो उसको ज़रूर बता दो कि मेरा काम है वेबसाइट बना के देना। होस्टिंग अगर आपने कहीं से फाइंड आउट कर लिया है, होस्ट कीजिए, वेबसाइट कल को डाउन होता है, ब्रेकडाउन जाता है, कुछ भी होता है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि होस्टिंग वाले क्या कहते हैं, भाई वेबसाइट डिज़ाइनर ने वेबसाइट इतना हैवी बना दिया कि सर्वर अंडर नहीं कर पा रहा उसको। क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, फेलियर बहुत बढ़िया से, कि भाई अपना फेलियर दूसरे पर डालो, वो किसी और पर डालेगा, इस तरह से गेम चलता रहता है। अब पिस कौन रहा है, क्लाइंट। भाई सीधी सी बात है, जितनी देर के लिए तुम्हारी वेबसाइट डाउन जाएगी, फॉर एग्जांपल ऐसा फ़र्ज़ करो कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ की सेल्स चल रही है, एक दिन में 5000 करोड़ की वो लोग सेल करते हैं। अब सोचो कुछ घंटे के लिए अगर बंद होगी तो कितना लॉस है उनका, तो हो गया बहुत तगड़ा नुकसान। अब वो किस पे बोलेंगे कि डेवलपर ने ख़राब कर दिया, होस्टिंग में प्रॉब्लम आ गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि वेबसाइट जहाँ से भी लाइव करें उसका अप टाइम 99.9% होना चाहिए, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बहुत अच्छा गेम हुआ था कि उनका सर्वर जल गया, एक टाइम हुआ, और जितने भी लोग ट्रांजैक्शन करने बैंक में जाए, कैश विड्रॉल ही नहीं हो रहा है। अब सोचो कि भाई साहब किसी के करोड़ों रुपए पड़े हो, वो तो चलो चल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली विंडो के ऊपर ही चलती हैं सारी चीज़ें, वो पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बात करें मेन सर्वर की, भाई 1 लाख विजिटर्स हैं उनके, ठीक है, वो कैश विड्रॉल करने अगर एटीएम मशीन पर जाते हैं, वहाँ पर आपका कार्ड डिनाई हो जाता है, तो सोचो क्या बीतेगा कंडीशन डिक्लाइन होने पर, है ना। तो
सर्वर में फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से क्लाउड होस्टिंग फिर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड में आई है कि भाई नहीं अब से डेटा जो क्लाउड पे रखो। क्लाउड क्या करता है, बैकअप बनाता है आपके डेटा का अलग अलग सर्वर के ऊपर, कि मान लो ए सर्वर गया तो बी बैकअप में रहेगा, बी गया तो सी बैकअप में रहेगा, लेकिन आपका डेटा रोटेशन में रहेगा अलग अलग जगह पर। ठीक है, क्योंकि आज की डेटा में इंसान से ज़्यादा वैल्यूज है वो डेटा की है। हर कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है। अब जैसे आप फेसबुक पर जाते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब कुछ फ्री में आपको लगता है भी मिल रहा है, बट वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आपके फ़ोन से इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं। भाई कोई भी ऐप जब आप एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते हो वो क्या कहता है, ये परमिशन दे दो, कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन दो, गैलरी की परमिशन दो, जितनी उसको ज़रूरत की होती सारी ले लेता है आपसे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लोकेशन का अगर आप एक्सेस दोगे तभी आपको उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए, है ना। जैसे आप साउथ दिल्ली में हो तो साउथ दिल्ली के हिसाब से ऐड मिलेंगे, ईस्ट दिल्ली जाओगे तो ईस्ट दिल्ली के ऐड आएंगे। तो ये होता है लोकेशन का गेम। तो जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी परमिशंस का इस तरह से यूज़ करते हैं। और कॉन्टैक्ट लिस्ट तो आपकी बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है। जैसे आपने अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर डाला, आपके सारे फ़ोन उस नंबर उसके पास ऑटोमेटिक। चलिए, तो डोमेन कहीं से भी खरीदो, क्योंकि डोमेन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डोमेन खरीदते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डोमेन पहले किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डोमेन किसी ने पहले यूज़ किया होगा और उस पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई होगी डोमेन के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एक वेबसाइट होती है हु इज़, वहाँ पर जाइए, डोमेन का पता कीजिए कि इससे पहले वो डोमेन किसके पास था और वो बंद हुआ तो क्यों, और बंद है तो कब से बंद है। ठीक है, तो अगर आप ये इतना काम कर लोगे तो आपका डोमेन वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, आपने वेबसाइट बना लिया, सब कुछ एक्सेलेंट है, एसईओ कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका डोमेन ब्लैक लिस्ट हो रखा है। तो गूगल क्या करता है, जो लोग बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है कि आपकी गूगल की जो एल्गोरिदम है आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हो कि गूगल को आपने बेवकूफ़ बना दिया भाई और शॉर्टकट मार के आप टॉप पर आ गए। लेकिन आज आप बना दोगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद में वो फिर से अपना एल्गोरिदम फायर जब करेगा और उसको पता लगा कि आपकी वेबसाइट पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, यानी कि आपका डोमेन जो है पेनलाइज हो जाएगा और वो फिर कभी भी रैंक नहीं करेगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, उस तरह के डोमेन्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि डोमेन 1 साल से कम का नहीं खरीद सकते आप, मिनिमम 1 ईयर का ही बाय होता है। और उसके बाद किसी और ने वो डोमेन नेम खरीद लिया तो वो प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो डोमेन खरीदते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो डोमेन पहले से अवेलेबल ना हो। और जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोमेन खरीदते वक्त एक और चीज़ की किसी भी डोमेन का बहुत क्लोज डोमेन ले लेते हैं। जैसे अरीना एनिमेशन बहुत सारे, अब हर सेंटर ये चाहता होगा कि भाई मेरा जो डोमेन हो वो अरीना एनिमेशन के नाम से मिल जाए। अब अरीना एनिमेशन .com ऑलरेडी बुक है, तो क्या करेगा, .in खरीद लेगा, .co.in ले सकता है ना, अलग अलग ऑप्शन है ना। लेकिन कोशिश हमें क्या करना चाहिए, हमेशा .com खरीदने का। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है गूगल में सर्च करने का, आप वेबसाइट का नेम कंट्रोल एंटर यही करते हो ना, कंट्रोल एंटर जब आप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट .com ही आता है और कोई नहीं आता। अब मान लो कि आपकी वेबसाइट है .in, तो .in जब तक विजिटर पूरा लिखेगा नहीं तब तक आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, .com। कॉम मीन्स कमर्शलाइज, जिसको आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो .in कब खरीदें, .in तब खरीदो जब आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है। ठीक है, आपको इंडिया से बाहर कोई लेना देना नहीं है, तब आप .in खरीदो। या फिर आप अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करो किसी डिफरेंट कंट्री में, तो जैसे पाकिस्तान के लिए क्या चलता है .pk, यूएस के लिए आपका .us आता है। ठीक है, तो हर जगह का अपना अलग अलग प्रीफिक्स होता है। अमेज़ॉन का कंट्री स्पेसिफिक है, क्योंकि अमेज़ॉन ने हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग बनाया है। उसका कॉम भी आता है जो कि यूएस के लिए बिलोंग करता है उसका, तो उसका .in सिर्फ इंडिया के लिए आता है। जैसे आप लोग जब गूगल चलाते हो तो गूगल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जब सर्च करते हैं हम लोग, यहाँ जाइए, ये देखिए क्या लिखा रहा है नीचे, इंडिया। ठीक है, चला क्या रहा है google.com, लेकिन इंडिया से ये बेसिकली रन हो रहा है। क्या कुछ पूछे था? डोमेन डिलीट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई डोमेन बाय करते हो तो 1 ईयर का उसका लाइफ स्पैन होता है, और 1 ईयर के बाद अगर आपने उसको रिन्यू नहीं किया तो 15 दिन तक वो आपका रिन्यू में रहेगा। उसके बाद डोमेन चला आता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल में जाने का मतलब ये है कि डोमेन अब अपने आप ही सैनिटाइज होके 2 से 3 महीने बाद वापस आएगा लौट के। यानी कि जब वो ब्लैक होल में चला गया तो उसको कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती, डोमेन को कोई भी नहीं निकाल सकता उसको, वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा बिल्कुल। फिर वो अगर आपने 15 दिन का ग्रेस पीरियड अपना मिस कर दिया और कि इस 2 से 3 महीना जब वो वापस आया और किसी और ने अगर उसको ले लिया,
तो फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा वो डोमेन। तो डोमेन जब भी एक्सपायर होने वाला होता है, कंपनी 1 महीने पहले से आपको बताना स्टार्ट करती है कि आप उसको रिन्यू करा लीजिए टाइमली। नहीं कराओगे फिर आपका कंट्रोल चला जाएगा डोमेन से, और जिसके थ्रू खरीदोगे वो भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा टाइमलाइन कब स्टार्ट हुआ, और 17 में हमारा 5.2 लेटेस्ट का अपडेट अवेलेबल हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी के लिए आप लोग अपने कंप्यूटर में VS कोड कॉन्फ़िगर कीजिएगा। थ्योरी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया उसको अपना राइटअप कीजिए, नोट डाउन कीजिए चीज़ों को, वीडियो देखिए, आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, गो थ्रू कीजिएगा।